ओके स्टूडेंट, अपने पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में जो सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 ने इशू किया था, सेक्शन ए और सेक्शन डी मैंने आपको सॉल्व करके डाल दिया है। अब इसके कंटिन्यूएशन में सेक्शन बी पर हम लोग बात करते हैं। तो सेक्शन बी में ये आपका पहला क्वेश्चन है, अ प्लेटिनम सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 5.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ 1.6 into 10⁻15 हर्ट्ज। ध्यान से देखो, तो एक सरफेस है आपका प्लेटिनम का जिसका वर्क फंक्शन दे रखा है W0 5.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पर एक लाइट डाला गया जिसका फ्रीक्वेंसी है 1.6 into 10⁻15 हर्ट्ज। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि वो मिनिमम वेवलेंथ निकालिए जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसके साथ एसोसिएट होगी। ध्यान से सुनना भाई, इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसका वेवलेंथ निकालना है। इलेक्ट्रॉन बीइंग ए पार्टिकल, तो आपको डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट लगाना होगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो जब इस मेटल पर आप एक फोटोन डालोगे जिसका फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है, वर्क फंक्शन मुझे गिवन है, तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। एमिटेड इलेक्ट्रॉन की हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो हम इस लैम्डा को काइनेटिक एनर्जी की टर्म में भी लिख सकते हैं, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक। तो मैं आपके लिए हिंट दे रहा हूँ, W0 वर्क फंक्शन गिवन है, यहाँ से E निकाल लो, h इंटू न्यू 6.6 into 10⁻−34 into 1.6 into 10⁻15। सॉल्यूशन आपकी जिम्मेवारी है। आप आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग जानते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन होता है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये ई जूल में है, ये वर्क फंक्शन आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको जूल में बदल देंगे। तो 5.63 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 से मल्टीप्लाई करके इतने जूल। तो इस तरीके से ये वाला वैल्यू आपका W0 यहाँ पुट कर देंगे, E का ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। अब जब ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो लैम्डा आ जाएगा। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। ओके, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये रहा, इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा और यहाँ से आपको लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी आपके पास, इसीलिए ये लैम्डा मिनिमम होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा सभी। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो वेवलेंथ यूज कर रहा है भाई ये, एक लैम्डा 1 4000 एंगस्ट्रॉम का बेटा और एक लैम्डा 2 6000 एंगस्ट्रॉम का, 6000 एंगस्ट्रॉम का। अब वो आपसे ये कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड। आप इसे ध्यान से सोचो, अगर मैं एक वेवलेंथ को यूज करता हूं तो मुझे एक पोजीशन पर मिनिमा मिलेगा, और अगर दूसरी वेवलेंथ को करूंगा तो उसकी अलग पोजीशन आएगी। तो लेकिन इन दोनों का एक कंबाइंड मिनिमा कहाँ मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मिनिमा की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए आपको सबको पता है कि पोजीशन ऑफ मिनिमा का फॉर्मूला क्या है, एक्स एन डैश हम लोग पढ़ते हैं 2n + 1 इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। अब अगर हमें पहला मिनिमा लेना है, या -1 भी यूज कर सकते हो, तो n को 0 ले लो पहला मिनिमा लेने के लिए। तो हमें पता है कि पहले मिनिमा की पोजीशन एक्स एन डैश आ जाएगी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। अब एक बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर है कि कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी का वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इज अ यूनिट, 1 यूनिट, इसकी वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो मुझे इस केस में पहला मिनिमा मिल जाएगा 4000/2 यानी कि 2000 एंगस्ट्रॉम पर।
और इसका पहला मिनिमा मिल जाएगा मुझे इसी तरीके से देखोगे तो 3000 एंगस्ट्रॉम पर। अब सोचिए बेटा, ये स्लिट है, यहां मिनिमा मिल रहा है। आप अगर पहले वाले के हिसाब से सोचो तो पहला मिनिमा मिल रहा है 2 पर, फिर दूसरा 4 पर, फिर 6 पर। और दूसरे वाले के सोचो तो पहला मिनिमा मिला 3000 पर, दूसरा मिलेगा 6000 पर। तो इन दोनों का कंबाइंड मिनिमा यहाँ मिलेगा, इसका भी और इसका, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी। तो 6000 ये वाली पोजीशन जो है, तो यही आपका आंसर होगा। जो मिनिमा होगा, फर्स्ट मिनिमा होगा, जो फर्स्ट मिनिमा होगा कंबाइंड वाला बेटा हमारा, वो 6000 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर होगा। 6000 एंगस्ट्रॉम पर होगा। आप चाहो तो इनका एलसीएम निकाल कर कैलकुलेट करके देख लो, तो भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में कैपिटल डी बाय स्मॉल डी का वैल्यू गिवन नहीं है, उसे 1 यूनिट मान के, क्योंकि दोनों में सेम आना है, तो उसी टर्म में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और में है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज आर आई। दो सोर्स यूज कर रहे हैं, दोनों का इंटेंसिटी सेम है, यानी कि I1 और I2 दोनों का इंटेंसिटी सेम है बेटा I। कहता है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव फ्रंट इज लैम्डा बाय 4। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स दे रखा है लैम्डा बाय 4। पहले यहां से फेज डिफरेंस निकाल दो भाई। फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अगर मैं इसके हिसाब से सोचूं तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4, तो हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया पाई बाय 2। अब जब दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4i cos स्क्वायर पाई बाय 2। तो 4i पाई बाय 2 cos स्क्वायर, फाई है पाई बाय 2 और एक 2 ये रहा, तो पाई बाय 4 हो गया। 4i cos पाई बाय 4 का वैल्यू 45, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2, तो आंसर कम्स आउट टू बी I बाय 2। ये आपका आंसर है बेटा इस क्वेश्चन के लिए। दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना था, एंड इट कम्स आउट टू बी I बाय 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप ध्यान से देख लो, कहीं मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। I बाय 2 नहीं आएगा, सॉरी बेटा, 1 बाय 2 से काटोगे तो ये 2i आएगा, ये 2i आएगा। ओके, इट इज नॉट I बाय 2, इट इज 2i। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है बेटा इस क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। P and Q are two identical charge particles, each of mass this and charge this, are moving with the same speed। दो पार्टिकल है, दोनों का मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है, स्पीड भी सेम है। डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, ध्यान से देखो। तो क्या हो रहा है, एक पार्टिकल तो इधर मूव कर रहा है, एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। ओके, दोनों ही पॉजिटिव है दोनों ही पॉजिटिव है। ये जब मूव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस दे रखा है आपको 1 मीटर। ये डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर, ध्यान से समझना बेटा। ये डिस्टेंस दे रखा है आपको 1 मीटर। तो आपसे ये पूछा है, एट सम इंस्टेंट ए मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, द टू पार्टिकल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल वायर। वो कोई बात नहीं, ये 1 मीटर दोनों के बीच में और 0.5 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। एट सम इंस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। अब आपने यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया भाई। तो पूछा है कि बताइए, ये दो पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन शो करते हैं, ये हेड ऑन कोलिजन शो करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया है ये आपको बताना है। ओके, तो ये सब कुछ आपको करना है। हाँ, अभी करेगा, बस 5 मिनट में आ जा, फिर मैं कंटिन्यू कर लूंगा। आप लोग अभी साथ के साथ सेटिंग भी करनी है, फिर इनकी परले करनी आता मैं। अभी क्या टाइम आया है, 7:13 हुए हैं, 7:13 हो गए। तू मेरे पास आ जा 7:40 पे एग्जैक्टली।
तो आपसे ये पूछा है कि ये दोनों पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन शो करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अगर आप देखें हेड ऑन कोलिजन के लिए एक जरूरी बात यह है कि ये पार्टिकल ऊपर की तरफ दौड़े और ये पार्टिकल नीचे की तरफ आए। तो दोनों को ये हेड ऑन कोलिजन तभी शो कर सकते हैं कि जब दोनों इस तरीके से आए, ये नीचे ऊपर से नीचे आए और ये नीचे से ऊपर आए। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इसका जो रेडियस है वो 0.5 मीटर होना चाहिए, ऐसा इसने बोला हुआ है। ओके, तो आप सोचो मैग्नेटिक फील्ड, इसको सर्कल में घुमाना है तो इसका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही भाई, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा। और अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो, चार्ज पार्टिकल यानी कि वेलोसिटी इधर है, फोर्स मुझे ऊपर चाहिए, फोर्स मुझे ऊपर चाहिए। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब ये कितना होना चाहिए? अब कोई पार्टिकल अगर सर्कल में घूमेगा तो उसके रेडियस की वैल्यू mv/bq होती है, mv/bq होती है। अब आपको रेडियस 0.5 मीटर दे ही रखा है, मास भी दे रखा है 4 × 10⁻⁻26 kg मास दे रखा है। वेलोसिटी भी दे रखी है बेटा, ये रहा वेलोसिटी 2.4 × 10⁻5, 2.4 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, चार्ज भी गिवन है आपको 4.8 × 10⁻19। इस सबको सोल्व कर लीजिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हेयर बी। चेक कर लेना, मैंने सोल्व किया हुआ है इसे, तो 0.04 टेस्ला आता है। इट शुड बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, एक पार्टिकल ऐसे दौड़ रहा है, दूसरा ऐसे दौड़ रहा है, इनमें कोलिजन तभी होगा जब ये दोनों एक ऊपर और एक नीचे जाए। इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है तो वीआई कैंडिडेट्स के लिए, बट यू कैन डू इट। ए प्रोटॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। एक प्रोटॉन 2 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। प्रोटॉन है बेटा, ध्यान से सुनना, पार्टिकल प्रोटॉन है, इसका इसका चार्ज और मास हमें पता है। एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला। एक मैग्नेटिक फील्ड है 1.5 टेस्ला का, उसमें ये एंटर करता है। एंटर वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा 30 डिग्री है जिसके साथ वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। तो पिच ऑफ द हेलिकल पाथ निकालना है। तो पिच ऑफ द हेलिकल पाथ, आप सबको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। पिच का फॉर्मूला होता है v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड कैपिटल T। तो v cos थीटा इंटू 2πm/bq, and you can see various factors are given. V is given, mass of the proton is known to us 1.67 × 10⁻⁻27 kg. Charge on the proton is known to us 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb. B is given to E. Okay, theta is given to us, theta is given to us. ये सारी वैल्यू आप पुट कर देना, और पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं अप्रोक्सीमेट मैंने कैलकुलेट कर रखा है 7.7 × 10⁻³ मीटर। ये इसका आंसर आना चाहिए। तो यू कैन सी इट, यू कैन ऑब्जर्व इट। इसका सेकंड पार्ट पूछा है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ ऑफ द सर्कल। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। काइनेटिक एनर्जी चाहे कुछ भी हो, पहली और बाद की सारी काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी जो पहले थी। तो 12 mv², आप सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी काइनेटिक एनर्जी पे फर्क नहीं डालता, उस पर कोई असर नहीं डालता। मास और वेलोसिटी सब कुछ गिवन है, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखो, मास प्रोटॉन का लेना है, वेलोसिटी आपको गिवन है, दोनों सब्स्टिट्यूशन करके जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर मान लिया जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। इट इज ए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेज मास नंबर कर्व फॉर न्यूक्लियाई shown in figure WXYZ are 4 nuclei indicated. Identify which of the following nuclei is most likely undergoes to nuclear fission and nuclear fusion. Justify your answer. इस ग्राफ में 4 न्यूक्लियर आपको दे रखे हैं, X, Y, Z और W।
पूछा है इनमें से कौन तो न्यूक्लियर फिजन शो करेगा और कौन न्यूक्लियर फ्यूजन शो करेगा। फिजन का मतलब टूटना और फ्यूजन का मतलब कंबाइन होना। आप सबको ये पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो या न्यूक्लियर फिजन हो हमेशा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। तो आप ध्यान से सोचें तो हैवी न्यूक्लियस में फिजन होता है, एक कॉन्सेप्ट तो ये है। तो हैवी न्यूक्लियस हमारा डब्लू है, तो डब्लू के अंदर आपका फिजन होगा। डब्लू के अंदर क्या होगा भाई, फिजन होगा, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है डब्लू की रीजन, बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डब्लू इज स्मॉलर देन एक्स एंड वाई, स्मॉलर देन एक्स एंड वाई। तो ये इसका आंसर रहेगा। इसी तरीके से अगर फ्यूजन की बात आएगी तो फ्यूजन होगा जेड में, और रीजन इज अगेन द सेम, क्योंकि इनकी भी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होने वाली है बेटा, जेड की कम है और इन दोनों की इससे ज्यादा है। और जब फ्यूजन होता है या फिजन होता है तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करती है। अ सिमिलर क्वेश्चन इज फॉर वीआई कैंडिडेट, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही चीजें हैं सेम, बस उसने उसको वैल्यू बेस बनाकर रख दिया है। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल क्रॉस सेक्शन ए इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स। बड़ा सिंपल वायर है, एक वायर है आपके पास, उसको आपने एक डीसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, राइट, एक डीसी सोर्स से कनेक्ट किया। वायर मतलब एक रेजिस्टेंस। Under the influence of electric field setup due to source, the free electron began to drift in opposite direction. आपको पता है कि जब हम इसे डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं और करंट बनता है। करंट की डायरेक्शन ये होती है, ये आप सभी जानते हो। ड्रॉ द कर्व शोइंग द डिपेंडेंसी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन रिलैक्सेशन टाइम। आप सबको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रिलैक्सेशन टाइम की टर्म में अगर आप सोचते हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई कैपिटल ई अपॉन एम, इस टर्म्स में आप कैलकुलेट करते हो यहाँ से। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिलैक्सेशन टाइम की टर्म में अगर आप देखो, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। यहाँ से आप चाहो इससे भी देखें तो आप समझेंगे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम आता है। डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम आता है। ठीक है ना, रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो इसका मतलब जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका जो ग्राफ है वो आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा बनने वाला है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला is the answer for this particular question. You can do this question by yourself. Drift velocity or relaxation time, drift velocity and relaxation time. अब आगे क्या कहते हैं देखो, if the DC source is replaced by source whose current changes its magnitude and time such that I equal to this one। आप अगर इसे ध्यान से देखो तो ये AC करंट है भाई। When nu is the frequency of variation of current, then determine the average drift velocity of the free electron over one complete cycle। आपको पता है कि एवरेज करंट ड्रिफ्ट, एवरेज एसी के केस में आपने पढ़ा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी जीरो। एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी जीरो, क्योंकि वहां एवरेज करंट क्या होता है, जीरो आता है। आप सबको पता, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज मीन वैल्यू ऑफ करंट, ये सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड होता था। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस आप यहां तक देख सकते हो। दिस इज योर सेक्शन